जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में 5 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। अच्छा, ध्यान आप लोग इस बात का रखेंगे, जो प्रीवियस क्लासेस आपके छूट चुके हैं, खास करके डेली और मंथली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वहां पर आपको भरपूर हेल्प इससे मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। दरअसल जो आपका बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स अब तक का, यानी कि जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, वो उसका पीडीएफ और टेस्ट, हम यहाँ पर टेस्ट की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, पीडीएफ तो अपडेट होती रहती है, लेकिन जो बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट है, वो आपको अपडेट कर दिया गया है। आप जब करंट अफेयर्स पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे, ये आइकन पे, तो आप वहां पर देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आपको दिखेगा। वहां पर जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपके बीपीएससी वाले कोर्स में ही करंट अफेयर्स का टेस्ट अपडेट किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फुल लेंथ टेस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी नया टेस्ट अपडेट किया गया करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड प्रश्नों का, जो कि 40 सेट है ये। और आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक सेट में प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 35 प्रश्न है। जिस प्रकार से बीपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर्स के लगभग 35 से 38 प्रश्न होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक सेट में हमने 35 प्रश्न आपके लिए रखा है। निश्चित तौर पर ये पूरे 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स का संग्रह है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ये सभी के लिए फ्री है। ठीक है, आप लोग इसमें निःशुल्क पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप यहाँ से अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग इस पर क्लिक करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। दरअसल पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह विकल्प नंबर बी, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। बी नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, आपको पुनः बता दूं, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स तथा टेस्ट सीरीज हैं, ये सभी आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट आधारित है सितंबर 2024 पर, तो इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल रहा है। जो फ्री में मेडिसिन उपलब्ध कराया जाता है सरकारी अस्पतालों में, उसी को लेकर यह रिपोर्ट है। और इसमें अगर हम देखें तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार, यानी कि बिहार इसमें अव्वल रहा है। अब यहाँ पर संबंधित जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, और इस हालिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में अव्वल रहा है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, सितंबर 2024 माह पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार 77.22% अंकों के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा। जबकि 76.91% अंकों के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। और वहीं पर आगे हम बात करें तो 69.14, यानी कि 69.14% अंक के साथ तेलंगाना इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। तो रैंकिंग से संबंधित ये जानकारी जो यहाँ पर हमने आपको दिया है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छा, एक हिंट मैं आप सभी को दे दूं, खास करके वैसे तथ्य जहां पर राज्य की बड़ाई होती है, जहां पर राज्य की खास करके प्रशंसा होती है, जो रैंक में ऊपर आते हैं, तो वैसी चीजें एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। ये कहीं ना कहीं सरकार की खास करके जो कार्य है, सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसकी उपलब्धियों को दर्शाता है। अब आगे हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल वर्ष 2011 में केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद बिहार ने सरकारी अस्पतालों में अधिक दवा मुफ्त वितरण की योजना शुरू की थी, जिसके तहत आपको ध्यान रखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ अन्य श्रेणी के अस्पतालों में दवाओं का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया गया था।
तो कब से किया गया था? तो 2011 से। अच्छा, एक बात यहाँ पर इस रिपोर्ट में यह भी कही गई, जो एक्चुअली रिपोर्ट की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें यह भी दर्शाया गया कि वर्तमान में बिहार में आवश्यक दवाओं की सूची में 612 प्रकार के दवाएं आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में बिहार की अगर हम बात करें स्वास्थ्य और कृषि मंत्री की, तो यह है मंगल पांडे, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में इतनी जानकारी है, तमाम बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया गया? देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले इसका जो आंसर होगा ये होगा 2 अक्टूबर 2024 को, गांधी जयंती के अवसर पर। अब आपको बतला दूं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे हुए बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पिछले कई दिनों हमने ये बातें आपको बतलाया है कि इसका उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को किया गया। एक्चुअली इसका उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को होना था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने आपको फरवरी महीने वाले पीडीएफ में ये जानकारी दिया था, इस चीज़ को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। उद्घाटन होना था, लेकिन एक्चुअली हो नहीं पाया था किसी कारणवश। अभी 2 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है। तो अगर आप लोग इस तिथि को ध्यान में रखे हैं, तो मैं एक्चुअली इसको लेकर माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। ये तिथि जो हमने आपको बतलाया था ये गलत था। हम जहाँ-जहाँ पर भी ये चीज़ें आपको मतलब पीडीएफ में दिए हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि उस चीज़ को आप लोग सुधार लेंगे। बाकायदा इसको लेकर मैं टेलीग्राम आदि पर ये पोस्ट डाल दूँगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसी साल इसका उद्घाटन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसके शिलान्यास की बात करें तो नीतीश कुमार के द्वारा ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर 2 अक्टूबर 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था। ये 6 मंजिला यानी कि 120 फीट ऊंची बापू टावर का जो परिसर है, ये 7 एकड़ में फैला है। और इनसे संबंधित एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह देश का पहला ऐसा भवन है जिसके बाहरी हिस्सों पर 35 टन तांबे की परत चढ़ाई गई है। ये आप यहाँ पर बापू टावर को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, एक और जानकारी आपको दे दूं कि बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में बने भारत के सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र यानी कि बापू परीक्षा परिसर का जो उद्घाटन है, ये 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। आप यहाँ पर बापू परीक्षा परिसर को देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 16,000 तक विद्यार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा देने में सक्षम है। तो ये भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अब आपको बहुत लोगों को खास करके यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है या फिर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ। दोनों तो हुआ है पटना में, लेकिन दोनों में जो प्रॉपर वो स्थान है कुम्हरार और गर्दनी बाग, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बतलाया था, जैसे कि टावर जो होता है वो ऊंचा होता है, उसमें जो हाइट होती है वो बहुत अधिक होती है, खास करके टावर में। जो खास करके इसका जो उद्घाटन हुआ बापू टावर का, ये गर्दनी बाग में हुआ। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे गर्दनी बाग में गर्दन शब्द यहाँ पर आ रहा है। तो हमने आपको एक हिंट दिया था कि जो ऊंट का जो गर्दन होता है वो भी ऊंचा होता है। गर्दन और टावर दोनों को इस प्रकार से रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हैं कि बापू टावर का जो उद्घाटन हुआ वो गर्दनी बाग में हुआ है, जबकि बापू परीक्षा परिसर का कुम्हरार में। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है छोटा सा, इसे ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फिलहाल इस प्रश्न में इतनी जानकारी है, हम आगे चलते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम आपको अभी बतलाने वाले हैं, ध्यान से सभी को देखिए। देखिए, रिसेंटली जो उद्घाटन किए गए हैं उसमें आपको ध्यान रखना, बापू परीक्षा परिसर, बापू टावर, स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, स्वामी नारायण मंदिर, सुदर्शन केबल पुल, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, सेला सुरंग। अच्छा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को पटना में नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इसको लेकर कई दफा हमने ये आपको जानकारी दिया है, ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। बहुत दिनों से इस पे कार्य चल रहा था और इसका उद्घाटन किया गया 4 मार्च 2024 को। उसी प्रकार से जो यहाँ पर अन्य जो हमने दिखलाया आपको, जो उद्घाटन हुए हैं, कब हुए हैं, किनके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, सभी को ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए, फिलहाल इसे स्किप करते हुए आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का नवा संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो जो प्रस्तावित था वो बांग्लादेश में था
और बांग्लादेश को लेकर बहुत जगह आप लोग पढ़े भी होंगे, हमने खुद आपको पढ़ाया है कि इसका जो आयोजन होना है वो बांग्लादेश में होगा, बांग्लादेश में ही ये प्रस्तावित है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि रिसेंटली बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल हुआ था, जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश से इसकी जो खास करके मेजबानी थी वो यूएई में शिफ्ट किया, यानी कि यूएई में इसका आयोजन करने का फैसला लिया। तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अब इसका आयोजन शुरू हुआ है। ये इसका नवा संस्करण है, अतः यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का नवा संस्करण संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में शुरू हुआ है। 3 अक्टूबर को शुरू हुआ है, 20 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन होना है। देखिए यहाँ पर वो चीज का भी हमने खंडन कर दिया है कि पहले यह बांग्लादेश में प्रस्तावित था, किंतु बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बीच या फिर इसके बाद आईसीसी ने इसे यूएई में आयोजित करने का फैसला किया था। जब यह फैसला हुआ था तब भी हमने आपको जानकारी दिया था। अब आपको बता दूं कि भारत की दृष्टिकोण से देखें, इसकी मतलब टी20 विश्व कप की मेजबानी की बात करें तो भारत पहली और एकमात्र बार 2016 में इसकी मेजबानी किया था। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और महिला टी20 विश्व कप का ये 2024 वाला तो ये नवा संस्करण है, लेकिन इसका पहला संस्करण 2009 में खेला गया था। कब खेला गया? तो 2009 में। अब जो इसका 8 संस्करण, नवा तो भी आयोजित हो रहा है, लेकिन जो पिछला 8 संस्करण है उसमें से 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम किया है, एक बार इंग्लैंड ने 2009 में, फिर एक बार वेस्ट इंडीज ने 2016 में। बाकी जो यहाँ पर 6 बार आपको दिख रहा है 2009 और 16 को छोड़कर ये सभी मतलब ईयर में ये 6 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। भारत एक भी बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम नहीं किया है। तो फिलहाल यहाँ पर महिला टी20 विश्व कप की बात हुई पिछले 8 संस्करण के बारे में। लेकिन यहीं पर पुरुष टी20 विश्व कप की हम बात करें तो रिसेंटली इसका जो आयोजन हुआ था 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ये आयोजित किया गया। और यह पहली बार 2009 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में खेला गया था या फिर दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित किया गया था। तो भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था या फिर चैंपियन बना था। अब यहाँ पर मेंस टी20 विश्व कप के सफल टीमों की अगर हम बात करें तो भारत ने 2 बार इसे अपने नाम किया है और इंग्लैंड ने 2 बार और वेस्ट इंडीज ने 2 बार, तो ये 6 हो गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान 1 बार, श्रीलंका 1 बार और ऑस्ट्रेलिया 1 बार। ये यहाँ पर ध्यान रखें, कुल मिला के 9 संस्करण की जानकारी आपको दिया गया है। पहली बार खिताब भारत ने अपने नाम किया था और रिसेंटली इस बार जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में ये प्रतियोगिता आयोजित हुआ, इस खिताब को भारत ने दूसरी बार अपने नाम किया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और आपको एक अहम जानकारी ध्यान रखना है कि टी20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में पहली बार दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंची थी, लेकिन भारत के सामने शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी क्रिकेट से संबंधित मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सभी को देखेगा। देखिए टी20 विश्व कप अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो ये नवा संस्करण जो था ये 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया गया। ये वही सारी जानकारी जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दे रहे थे, लेकिन इसमें एक नया यह है कि पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी की तरफ से बनाया गया था, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, जमैका के उसेन बोल्ट, भारत के युवराज सिंह और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को, जिन्हें आप यहाँ पर सभी को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए हो जाती है। जो आधिकारिक गान था इस टी20 विश्व कप के लिए ये था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये ध्यान रखिए। आगे बात करें हम यहाँ पर जो खास करके इसकी मेजबानी किया गया अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलकर सामने आती है। यह पहली बार है जब अमेरिका को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली है। ध्यान आप लोग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अमेरिका टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दूसरा एसोसिएट सदस्य राष्ट्र बन गया आईसीसी का। इससे पहले 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जो था ये एसोसिएट देश यूएई में खेला गया था। अब एसोसिएट देश क्या है? दरअसल वैसे देश जिन्हें आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा नहीं दिया है, वैसे देशों को आईसीसी का एसोसिएट देश कहा जाता है। अच्छा, 2024 का जो टी20 विश्व कप था इसमें 3 देश कनाडा, युगांडा और अमेरिका,
पहली बार इस T20 वर्ल्ड कप में भाग लिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट के संदर्भ में एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि अमेरिका 2028 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। बहुत ही यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। ये तो हम आपको जानकारी दे ही चुके। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओलंपिक खेल है 2028 वाला, क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है। चलिए, ये तो ये बात यहाँ पर 2024 T20 वर्ल्ड कप मेंस कैटेगरी से संबंधित। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर अगर हम एक दूसरे क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो भारत ने 2 बार अपने नाम किया है, 1983 और 2011 में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले साल 2023 में भारत ने इसकी मेजबानी किया था। ये 13वें वनडे क्रिकेट विश्व कप की 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल खेला गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दिया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, T20 के अतिरिक्त आपको वनडे में ये ध्यान रखना है कि भारत 1987, 96, 2011 और 2024 में ये 2024 नहीं बल्कि 2023 में ये क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आईपीएल 2024 की बात हुई है। आईपीएल की बात हुई तो ये मेंस कैटेगरी, जबकि डब्ल्यूपीएल की बात होगी तो वो विमेंस कैटेगरी। तो आईपीएल 2024 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग इसे जरूर देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये तमाम बातें ध्यान आपको रखना है। विजेता सूची जो आईपीएल की है, ये यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 2024 में जो आईपीएल का खिताब है, ये केकेआर ने अपने नाम किया, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त डब्ल्यूपीएल जो महिला प्रीमियर लीग है, आपको ध्यान रखना है 2024 ये सीजन 2 है, इसका दूसरा संस्करण है। इसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस खिताब को अपने नाम किया। देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी का यह पहला खिताब है, एक फ्रेंचाइजी के रूप में देखें तो। पिछले 17 साल के इतिहास में उन्हें ये पहला खिताब मिला है आईपीएल या फिर डब्ल्यूपीएल में। आईपीएल का तो एक भी नहीं मिला है। डब्ल्यूपीएल की रिसेंटली शुरुआत हुई, पहला संस्करण मुंबई इंडियंस ने जीता था और दूसरा जीता है किसने, तो आरसीबी ने। और खास बात यहाँ पर यह है कि दोनों जो खिताब में जो मतलब कि हार का सामना करना पड़ा, मतलब फाइनल मुकाबले में, वो दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा दोनों सीजन में, सीजन 1 और 2 में। ठीक है, तो ये तो रही बात यहाँ पर डब्ल्यूपीएल 2024 से संबंधित। लेकिन आईपीएल और डब्ल्यूपीएल 2023 से संबंधित भी जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न बने, तो तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को ईरान के मिसाइल हमले की निंदा न करने के कारण देश में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि किस देश ने जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्हें प्रतिबंधित किया है। तो राइट जो आंसर है ये हो जाएगा इजराइल, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस का देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल यहाँ पे मामला क्या है ये समझिएगा आप लोग। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 की रात इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया था और ये बहुत ज्यादा अभी मीडिया में है। रीजन अब समझिएगा दरअसल हुआ क्या था, ये जो हमला किया गया था इसके पीछे रीजन क्या था, इस वाले पॉइंट में देखिए। दरअसल यह हमला इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और हमास के प्रमुख इस्माइल हनियान सहित कई अन्य नेताओं की हत्या के जवाब में किया था। तो इसी के जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 की रात 180 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दिया। अब मामला यहाँ पर यह है कि इसी हमले की या फिर इसी की निंदा न करने के कारण संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, इनको देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया है इजराइल ने। तो ये यहाँ पर स्टोरी है शॉर्ट में, ये सारी बातें ध्यान आप लोग रखेंगे। यहाँ पर आप संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को देख सकते हैं। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 2017 को वे संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने थे। ये बातें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में मुझे लगता है कि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 1 से 2 दफा यहाँ से प्रश्न भी बने हैं। सबसे पहले तो ये आपको मैं जानकारी दे दूं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, जो बेसिक्स ही है, फिर उसको हम देखेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पर ये प्रश्न नहीं पूछा गया होगा, ये ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर के साथ हुई थी। पहले के समय में ये डेट पूछा जाता था, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अधिकार पत्र पर कितने देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई थी, तो 50 देशों के। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं इसके। आधिकारिक भाषाएं की बात करें हम तो इसमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। देखिए वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के। लेकिन यहाँ पर ये जो जानकारी आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में 6 प्रमुख अंग हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो या फिर सबसे बड़ा या फिर सबसे प्रमुख अंग जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसलिए हमने इसे 1 नंबर पर रखा। इसके बाद आता है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये इसके 6 प्रमुख अंग हैं और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा। आपको पुनः बतला दें, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं 5वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन पहली बार निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा। तो जो घोषणा हुई इसके आधार पर इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, अथवा विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए भारतीय खो खो महासंघ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में खो खो विश्व कप कराने का या फिर भारत में विश्व कप के आयोजन का ऐलान किया है, और यह पहली बार होगा जब भारत में खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और इसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता में या फिर इस विश्व कप में 16 पुरुष और 16 महिला टीमें भाग लेंगे। कुल ये 24 देशों से, जो अब तक की जानकारी है ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा खो खो की बात हो रही है तो एक जानकारी मैं आप सभी को दे दूं, दरअसल इसी साल हमने आपको बतलाया है कि इसी वर्ष 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से या फिर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल मिला के कितने खिलाड़ियों को, तो 26 खिलाड़ियों को। बिहार के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि जिनमें बिहार के अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख, इनको भी यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नसरीन शेख बिहार के अररिया जिले में एक जगह है जोगबनी, ये यहीं की रहने वाली है, एक खो खो खिलाड़ी है जिन्हें आप यहाँ पर सम्मानित होते हुए तस्वीर में देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से एक ही खिलाड़ी का इसमें नाम था 26 में से 2024 में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। कंप्लीट सूची को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें नसरीन शेख की बात करें तो खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को आप यहाँ पर देख रहे हैं 15वें नंबर पे। ठीक है, ये बिहार की रहने वाली है, अररिया जिले की। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अगला 6ठा प्रश्न है कि नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की है। देखिए इसका राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तेलंगाना में किया गया, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए नीति आयोग ने हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है। इस मंच का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना तथा उन्हें अपने व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए संसाधन, उपकरण और एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करना इसका एक मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो शुभारंभ किया गया है ये तेलंगाना में 1 अक्टूबर 2024 को नीति आयोग द्वारा किया गया है। अच्छा नीति आयोग जो है ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इस अगर हम पहल की बात करें, महिला उद्यमिता मंच की बात करें, इसका उद्देश्य जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा अब आते हैं नीति आयोग पे। नीति आयोग जैसा कि हमने आपको बताया ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर कई बार आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं इस टॉपिक से संबंधित, खास करके बीपीएससी एग्जाम में 2015 में 1 जनवरी को जब इसकी स्थापना हुई है उसके बाद से 3-4 बार ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो यही पूछा गया था कि नीति आयोग में नीति का जो पूरा नाम होता है ये क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम होता है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो कि सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करता है। अच्छा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के स्थान पर इसे परिवर्तित करते हुए एक नया मतलब नए तरीके से नीति आयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई। अच्छा वर्तमान में इसके सीईओ है वी आर सुब्रमण्यम और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी।
अच्छा, आप सभी को बता दूँ कि जिस प्रकार से योजना आयोग में खास करके जो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी जो इसके अध्यक्ष होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो यही इसके मतलब इस संगठन के अध्यक्ष हैं। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया गया। देखिए, अगर हम इस डेट की बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया दुबई में। आपको ध्यान रखना विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी फोरम का या फिर इस मंच का शुभारंभ किया गया, जहां पर वैश्विक नेताओं विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ लाया गया, एक मंच पर इन्हें लाया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना उद्घाटन कब हुआ या फिर जो आयोजन है ये कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2024 को। एक बात यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2024 में इसका थीम क्या है, तो वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना, ये 2024 का इसका निर्धारित विषय है या फिर यूं कहें निर्धारित थीम है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान आपको रखना। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने लोग भी मूल रूप से बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, जो एग्जाम आपका 17 नवंबर 2024 को होना है, इस एग्जाम को लेकर ये ध्यान रखिए कि अब जो समय है ये खास करके अपनी तैयारी का जो आकलन है वो करने का। आप खुद से अपना मूल्यांकन टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बीपीएससी वाले ये वाला जो कोर्स है, आप इसको परचेज करके हमारे तमाम स्टडी मटेरियल नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी में आपको सारा नोट्स है, खासकर करंट अफेयर्स का भी इसमें आपको मिल जाएगा। ये तमाम चीजें जो दिख रही है आपको, इसके अतिरिक्त इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है। 40 फुल लेंथ टेस्ट है, 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है और भी कई सारे टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं। एक नॉमिनल सा चार्ज पर ये आपके लिए उपलब्ध है। आप लोग इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना है, तो आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स लेना है तो ये पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो डायरेक्ट होम पेज पर टेस्ट सीरीज आपको दिखेगा, वहां से जाके बीपीएससी वाले टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज में ये अब तक की एक सबसे बड़ी ऑफर आप सभी के बीच है कि जब आप इसको परचेज करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BM400। एक नाम मात्र की फी पर 199 रुपये में साल भर की अवधि के लिए ये 130 से अधिक ऑनलाइन टेस्ट को, साथ ही पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ये सभी चीजें वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि तैयारी का स्तर आपका क्या है और अभी भी समय है, आप इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, और ऑलरेडी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोगों से आग्रह है कि टेस्ट में भाग लीजिए, टेस्ट को दीजिए, इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बांग्लादेश को हराकर पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब हासिल किया है? तो इस देश का नाम है अपना भारत। इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया, अतः विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है, ये 22 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक ये भूटान जो है, ये भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। भूटान की राजधानी सर थिम्पू के चांगलेमिथांग में या फिर चांगलेमिथांग स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और यह छठी बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। किसे हराकर ये खिताब अभी हाल ही में अपने नाम किया, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश को हराकर ये खिताब को भारत ने जीता है। अच्छा, इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नगम गोहोमेट ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अच्छा, इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला, ये भारत के मोहम्मद अरबाज को मिला, जबकि वहीं पर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो अवार्ड मिला, ये भारत के सूरज सिंह को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, सैफ प्रतियोगिता जो ये फुटबॉल से ही संबंधित है। इसको लेकर कई बार हालांकि हम जानकारी भी आपको देते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पर अगला, अच्छा एक बात, ये सैफ का जो पूरा नाम है ये क्या होता है, ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की। आप यहाँ पर
पर तस्वीर में देख सकते हैं ममता बनर्जी को। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फुटबॉल को उठाए हुए हैं। तो ममता बनर्जी के द्वारा ही ये समझौता किया गया था सितंबर 2023 में, पिछले साल, और तब भी हमने इसकी जानकारी आपको विस्तृत तौर पर दिया था, आप सभी को मालूम होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कहा हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में झारखंड से किया गया। झारखंड में कहां से किया गया? तो हजारीबाग से किया गया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दूं कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य देश भर में जनजातीय समुदायों के लिए व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करना है, जो कि इसी विषय पर यह कार्य करेगा। दरअसल यहाँ पर इसकी बात करें तो यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों एवं 2740 प्रखंडों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा, या फिर लगभग 63,000 गांवों को ये कवर करेगा जहां पर इस योजना को संचालित किया जाएगा। फिलहाल इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई है झारखंड हजारीबाग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस प्रकार से आप लोग एक बात ध्यान रखते हैं कि प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो शुरुआत हुई थी वो भी झारखंड से ही 2018 में हुई थी। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 10वां प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध कराया जाएगा? तो इस पहल का नाम है भारत जेन, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारत जेन, ना कि भारत जोन। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को भारत जेन नामक एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध कराया जाएगा। ये अब ध्यान रखिए किस नाम, मतलब ये पहल का नाम क्या है, तो भारत जेन है। अब इसके तहत आपको ध्यान रखना है इसका नेतृत्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे कर रहा है, और इसका उद्देश्य जनरेटिव एआई सिस्टम बनाना है जो कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टी मॉडल से सामग्री का उत्पादन कर सके। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार यह पहल दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल भाषा मॉडल परियोजना है, और एआई सिस्टम बनाने पर केंद्रित इस पहल को अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है, जो कि भारतीय भाषाओं पर एक विस्तृत तौर पर जनरेटिव एआई उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या दिया गया पहल का, तो भारत जेन। आई होप यहाँ पर तमाम बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है कि लगभग 50 वर्षों से ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच चागोस द्वीप समूह को लेकर चल रहे विवाद का समझौता हो गया। बताएं कि यह किस महासागर में अवस्थित है? तो यह द्वीप की बात करें, चागोस द्वीप समूह, ये हिंद महासागर में है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए ब्रिटेन हाल ही में हिंद महासागर में स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके साथ ही लगभग 50 वर्षों से ये दोनों देशों के बीच यानी कि ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच जो चागोस द्वीप समूह को लेकर विवाद चल रहा था उसका समझौता हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है चागोस द्वीप, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये प्रश्न है कि सऊदी अरब में किस देश से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सऊदी हज मंत्रालय ने उस देश को चेतावनी देते हुए उस पर रोक लगाने को कहा है? तो राइट जो आंसर होगा इसका होगा पाकिस्तान। दरअसल मामला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार के हालात हैं वहाँ से लोग मतलब बड़ी संख्या में अलग अलग देश जाते हैं और वहाँ पर अपनी रोजी रोटी या फिर कह सकते हैं अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि कुछ ज़्यादा ही लोग सऊदी अरब जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सऊदी अरब जाने के लिए विभिन्न तरकीब ये लोग अपनाते हैं। बहुत लोग जॉब का हवाला देते हैं और बहुत सारे रीजन होते हैं और झूठ बोलकर वीजा बनाकर ये जाते हैं और वहाँ पर किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन उनमें अगर हम एक कैटेगरी को देखें, भिखारी वर्ग में देखें,
तो अभी खास करके बहुत दिनों से सऊदी अरब परेशान है, बहुत जगह मीडिया वगैरह में आप लोग पढ़ते भी होंगे। वहाँ पर खास करके जो खास करके सऊदी अरब की ही बात करें, जो खास करके भिखारियों को जो अरेस्ट किया गया है, खास करके जो रोड वगैरह पे जहाँ-तहाँ चौक-चौराहे पर रहते हैं, तो उनमें से अधिकतर वो पाकिस्तान मुल्क के ही हैं। तो इसीलिए इसको चेतावनी दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है? संबंधित सारी जानकारी आपको दी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो जानकारी हमने आपको इस कोर्स के बारे में दिया था, आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं महज 399 रुपये में। कोई बड़ी रकम नहीं है, पिछले 1 साल का तमाम मटेरियल आपको मिल जाएगा और जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे तब से अगले 1 साल तक मिलता रहेगा। तो महज 399 रुपये में तमाम चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप डायरेक्ट आइकन पे क्लिक कीजिएगा टेस्ट सीरीज का, BM 400 कूपन अप्लाई कीजिएगा, 199 रुपये में तमाम चीज़ें उपलब्ध होगी। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।